क्या कोई प्राइवेट कंपनी एक पूरे देश पर कब्जा कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल यही किया था। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे कुछ व्यापारी भारत के शासक बन गए और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई। तो ये कहानी है मुनाफे की, बड़ी बड़ी ख्वाहिशों की और कुछ ऐसे नतीजों की जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये सब शुरू हुआ इंग्लैंड की रानी के दिए हुए सिर्फ एक कागज के टुकड़े से। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1600 में ये लोग सिर्फ व्यापारी थे और 1773 तक आते आते ये असल में एक सरकार चला रहे थे। मतलब सिर्फ 173 सालों में व्यापारी से शासक बनने का ये जो बदलाव था वो हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो सिर्फ पैसा कमाने से लेकर सत्ता पर कब्जा करने तक का ये बड़ा मोड़ आया कहां से? देखिए, जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, इसकी शुरुआत भी जंग के मैदान से हुई। प्लासी की लड़ाई में जीत ने उन्हें भारत में पैर जमाने का एक बड़ा मौका दिया, लेकिन वो बक्सर की लड़ाई थी जिसने सच में पूरा खेल ही पलट दिया। इस बार उन्होंने किसी एक लोकल नवाब को नहीं हराया था, उन्होंने ताकतवर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की मिलीजुली सेनाओं को हराया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस जीत के बाद कंपनी को मिले दीवानी अधिकार। इसका सीधा सा मतलब था कि अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े और अमीर इलाकों से टैक्स वसूल सकते थे। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी अब लाखों लोगों पर टैक्स लगा रही थी और उनके दीवानी मामलों का निपटारा कर रही थी। सच पूछिए तो यही वो पल था जब वे असल में एक सरकार बन गए। और ये तो एक असली गेम चेंजर था। देखिए, इससे पहले कंपनी को भारतीय माल खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था, पर अब उन्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। वे बस भारतीय लोगों से वसूले गए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करते थे, उसी से भारतीय सामान खरीदते थे और उसे वापस ब्रिटेन भेज देते थे। मतलब भारत के ही पैसे से भारत को लूटा जा रहा था और कंपनी को हो रहा था सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। तो जब एक प्राइवेट कंपनी को बिना किसी रोक टोक के एक पूरे देश पर टैक्स लगाने की ताकत मिल जाए तो क्या होता है? नतीजा होता है भ्रष्टाचार, वो भी ऐसे पैमाने पर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कंपनी के मुलाजिम भारत में रातों रात करोड़पति बन रहे थे, प्राइवेट सौदे और रिश्वत लेकर अपनी किस्मत बना रहे थे। और मजे की बात यह थी कि जहां ये लोग अमीर हो रहे थे, वहीं कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकारें सब देखकर हैरान थी और वो जानती थी कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रिटिश सरकार ने इस बेलगाम हो चुकी कॉरपोरेशन पर लगाम कसने का फैसला किया। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी के मामलों में सीधे तौर पर दखल दिया था और इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक बहुत ही अहम कानून था। इसने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि वो एक राजनीतिक ताकत बन चुकी है। यहीं से भारत में एक ब्रिटिश सरकार की नींव पड़नी शुरू हुई। पावर को एक जगह लाने के लिए उन्होंने बंगाल के गवर्नर को सबका बॉस बना दिया, जिसे कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उसे रिपोर्ट करना था। इसने भारत में 3 अलग अलग पावर सेंटर्स की जगह एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश अथॉरिटी बनाने की शुरुआत की। यह सिर्फ पावर को सेंट्रलाइज करने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई और प्राइवेट व्यापार पर रोक लगा दी। इन सब का मकसद एक ही था, कंपनी को कंट्रोल करना और उसे सीधे तौर पर लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बनाना। इसके बाद अगला बड़ा कदम आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। इसने एक तरह से दोहरी सरकार या डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया। इसने कंपनी के व्यापार वाले हिस्से को उसके राजनीतिक यानी सरकार चलाने वाले हिस्से से अलग कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कंपनी अब भी व्यापार तो संभाल रही थी, लेकिन सारे राजनीतिक, सैनिक और टैक्स से जुड़े फैसले अब एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले रहा था, जिसे सीधे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी। और हाँ, पहली बार कंपनी के इलाकों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा था। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि असली बॉस कौन है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये कानून जिन्हें बस एक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, अनजाने में भारत के लिए एक मॉडर्न सरकार का पूरा खाका तैयार कर रहे थे। हर नए चार्टर एक्ट के साथ वो कंपनी की ताकत को और कम करते गए और सरकार के ढांचे को और ज्यादा मजबूत बनाते गए। देखिए ये सब कैसे हुआ। 1813 में कंपनी ने अपना ज्यादातर व्यापारिक एकाधिकार खो दिया। 1833 तक वो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। मतलब अब वो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के लिए भारत का प्रशासन चला रही थी। और तो और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, जो पूरे ब्रिटिश इलाके पर शासन करता था। एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर कंपनी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। और फिर आया 1853 का आखिरी चार्टर एक्ट।
ये वो कानून था जिसने सच में एक ऐसी चीज को पक्का कर दिया जो किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम की तरह नहीं बल्कि एक मॉडर्न सरकार की तरह दिखती थी। जरा इसके बारे में सोचिए। कानून बनाने के लिए एक अलग बॉडी, सरकार चलाने के लिए एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस, और पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को भी जगह दी गई। ये सब किसी कॉर्पोरेशन के काम नहीं है, ये तो एक राष्ट्र राज्य बनाने की बुनियाद है। और यहां पर सबसे बड़ा इशारा छिपा था। इससे पहले के सभी एक्ट्स ने कंपनी को अगले 20 साल तक शासन करने का अधिकार दिया था, लेकिन ये वाला एक्ट, इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। ये ब्रिटिश संसद का कहने का तरीका था, अब तुम्हारा समय हमारे हिसाब से चलेगा, हम तुम्हें किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं। ये अंत की शुरुआत थी। तो देखिए कितनी अजीब बात है कि एक कॉरपोरेशन को कंट्रोल करने की कोशिश में ब्रिटिश सरकार ने अनजाने में भारत पर शासन करने के लिए एक पूरी की पूरी सरकार ही बना डाली। इस मोड़ पर आकर कंपनी बस एक खाली खोल बनकर रह गई थी। अब वो कोई व्यापारिक कंपनी नहीं थी, वो तो बस ब्रिटिश क्राउन के लिए भारत का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाली एक बॉडी थी। वो उधार के समय पर राज कर रही थी, और वो समय अब लगभग खत्म हो चुका था। सरकार का ढांचा तो तैयार हो गया था, लेकिन आखिरी सवाल अब भी बाकी था। इसका असली मालिक कौन होगा, कंपनी या ब्रिटिश क्राउन? इस सवाल का जवाब सिर्फ 4 साल बाद 1857 के महाविद्रोह के साथ एक हिंसक और खूनी संघर्ष में मिला। एक ऐसी घटना जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।